हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग का सेकेंड पार्ट, जो कि आपके यूनिट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है, ये जो यूनिट है, इसको हम केवल 4 वीडियोज़ के अंतर्गत पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैलसिस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म के बारे में, लॉजिक सिस्टम, इंडियन लॉजिक और प्रमाण्स के कितने टाइप होते हैं इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टर्म क्या होता है। जैसे कि हम लोगों के पास दो प्रीमाइस हैं, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2। तो प्रीमाइस 1 और 2 दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पर ह्यूमन कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन होता है उसको बोला जाता है मिडल टर्म। और जो आपका फर्स्ट प्रीमाइस होता है उसमें जो बचेगा मिडल टर्म के छोड़ करके, जैसे आपका यहाँ पर बचा, तो उसको बोला जाएगा मेजर टर्म। और जो आपका सेकेंड प्रीमाइस होता है उसमें जो बचेगा उसको बोला जाएगा आपका माइनर टर्म। और जो आपका अगर मिडल टर्म की बात करें तो आप यहाँ से देख लिए, मेजर टर्म आपका यहाँ पर और माइनर टर्म यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कंक्लूजन के थ्रू निकालना चाहेंगे, निष्कर्ष के द्वारा, तो निष्कर्ष में जो आपका सब्जेक्ट होता है वह होता है आपका माइनर टर्म, और जो बचेगा आपका प्रेडिकेट वह होता है हमेशा मेजर टर्म। मेजर टर्म कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, आपको इस चीज़ को याद रखना है। कंक्लूजन में कभी भी आपको मिडल टर्म देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप मिडल टर्म को निकालेंगे हमेशा आप प्रीमाइस के बेस पर ही निकाल सकेंगे। जो प्रीमाइस आपका दिया है दोनों में जो चीज़ आपको कॉमन दिखेगा वही आपका मिडल टर्म होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को जो टर्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें कि आप लोगों को क्वांटिटी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत ही बताया था कि दो होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पार्टिकुलर। यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव नेगेटिव की और पार्टिकुलर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव की। जैसे कभी कभी आप लोगों को वेन डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप PYQ को सॉल्व कीजिएगा, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया RSSP, तो आप इसका डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। जो S है आपका वो हमेशा P के अंतर्गत आएगा। नो SSP मतलब कि कोई भी SP नहीं है, तो आप इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। सम SSP तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा फिगर को। कुछ जो ऐसे आपके P के अंतर्गत आते हैं। सम S इज नॉट P, तो आप इस फिगर को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इसमें हम समझें कि कौन कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको समझने के लिए आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जैसे हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो उसको इस चीज़ को जानना जरूरी है कि कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पूछता है, आपको हमेशा हिंदी में ही पूछेगा। उद्देश्य और विधेय करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सब्जेक्ट होता है इसको बोला जाता है हिंदी में उद्देश्य, और जो प्रेडिकेट होता है इसको बोला जाता है विधेय। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप के बारे में। तो आप लोगों को 4 मिलेंगे, A, E, I और O। ये फॉर्म देख सकते हैं, यानी क्वेश्चंस। क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल है कि पार्टिकुलर है, और क्वालिटी कैसी है, उसकी अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। मैंने हिंदी में आप लोगों को बता दिया। अब हम समझते हैं इसको कि आपको ट्रिक के माध्यम से समझना कैसे है। जैसे कि अगर हम A की बात करें तो इसमें जो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ई में आप देखोगे तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि दोनों आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। आई में अगर आप देखते हो यानी कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव में, इसके अंतर्गत आप लोगों को सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा और जो प्रेडिकेट होता है वह भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर हम ओ की बात करें यानी कि पार्टिकुलर निगेटिव की, तो इसमें आपका सब्जेक्ट हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और जो प्रेडिकेट होगा वह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपको यह याद करना है कि जो AEIO है यह बात किसका करता है। जो A है यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात करेगा, E यूनिवर्सल नेगेटिव की, I आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव की, और जो O है यह हमेशा बात करेगा आपका पार्टिकुलर नेगेटिव की। तो आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा बहुत ट्रिक की बात कर लेते हैं, अगर आपको हमेशा याद रखना है इसको। तो इसके जैसे कि आप डन बोलते हैं तो आप इस वाले को याद कर सकते हैं। आप DD बोल सकते हैं या फिर आप D को थोड़ा सा लॉन्ग खींच करके ले जाइए अपने वॉइस को, वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा दोनों टर्म। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 2 3 तीनों दिख रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप अन को थोड़ा सा अन करके ले जाइएगा, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आवाज़ को लॉन्ग करना है, वहाँ पर आपका ये 3 ट्रिक हो जाएंगे अनडिस्ट्रीब्यूट, और लास्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना है। आप किसी प्रकार से अपने तरीके से इस चीज़ को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इस चीज़ का आपको आगे चल कर के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आपको कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो सबसे पहला ट्रिक यही है कि डन आप याद रखिए। डन से आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम समझ लेते हैं फैल्सीज के बारे में। जो फैल्सी होती है वह क्या होती है, तो किसी भी आर्गूमेंट में यानी तर्क कोई है उसमें किसी प्रकार का फ्लॉ होना, कोई डिफेक्ट होना, कोई बात हम कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, कोई गड़बड़ी होना, वह क्या होती है, फैल्सी होती है। जो हम लोगों को देखने में तो अच्छा लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की जो उसके परिसर होंगे, जो उसका प्रीमाइस होगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको बोला जाएगा फैल्सी। अब जो फैल्सी होता है यानी कि इसको आप हिंदी में एक हेत्वाभास, त्रुटि, दोष इस प्रकार के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं इसके प्रकार के बारे में। प्रकार इसके दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल फैलेसी जिसके अंतर्गत आता है आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट, और एक होता है इनफॉर्मल फैलेसी जिसके अंतर्गत आप लोगों का डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों ही जो आर्गुमेंट है आते हैं। अब फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, जिसमें कि उसके फॉर्म में और स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके पास दो प्रीमाइस है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, और यहाँ पर कंक्लूजन है, तो आपके इस प्रीमाइस में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। ये जो कंक्लूजन है ये इसके बेस पर नहीं रखा गया है, कंक्लूजन कुछ और कह रहा है, प्रीमाइस कुछ और किसी और चीज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होता है आपका फॉर्मल फैलेसी। ये बहुत लंबा नहीं है, बस इसमें आपको एक फॉर्म और स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, तो बस यही आपको मिलेगा। इसका बहुत ज़्यादा लंबा आपको टाइप देखने को नहीं मिलता है फॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल फैलेसी है इसमें आपको बहुत सारे इसके टाइप देखने को मिलेंगे, जो कि आगे हम भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का रीजनिंग एरर होता है, डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ द आर्गूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही साते दिमाग का है, वह जानबूझकर ऐसे फैलेसीज को क्रिएट करता है अपने तर्क को और अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को वहाँ पर अच्छा स्थापित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए वह क्या करेगा, ऐसे फैलेसीज को क्रिएट करेगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दिमाग से सचमुच लूज है और वह किसी चीज़ को सही से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर कुछ फैलेसीज क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि या तो जानबूझकर किया जाएगा या फिर हो सकता है जानबूझकर ना किया जाए, फिर भी वहाँ पर आपको ये फैलेसीज देखने को मिलती हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एड होमिनेम के बारे में, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ देयर आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है आप लोगों का कि किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को ख़राब किया जाता है। मतलब ये कि जैसे कि किसी ने ये बोला कि सुबह हमें जल्दी सोकर उठना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन कोई और आता है और बोल देता है कि अरे तुम चुप करो, तुम तो खुद 10 बजे सोकर उठते हो, तुम क्या बताओगे किसी को। मतलब उसने बात तो एक सही कही कि हाँ सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन किसी ने उसकी बात को ध्यान नहीं दे करके बल्कि उसके पर्सनल कैरेक्टर पर क्या किया, एक प्रकार का अटैक किया, तो वहाँ पर होता है एड होमिनेम। अगला हमारे पास है अपील टू अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का ऐड करना, कोई भी पावरफुल व्यक्ति है वह अपनी बात को रखना चाह रहा है, तो उसको और लोग क्या कर रहे हैं कि उसी को बात को मान रहे हैं। यानी कि कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो बात रखता है उसी को लोग मानते हैं, तो उसको बोला जाएगा अपील टू अथॉरिटी, या फिर इसको हम इनएप्रोप्रिएट के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो भी फैलेसीज है आपका इनफॉर्मल में, इसमें आपको सबसे पहले तो इसका टाइप याद होना चाहिए कि नाम कि
किस में क्या बात कही जा रही है और उसका मीनिंग, क्योंकि आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके अलग अलग नाम से आते हैं। कोई भी एक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपील टू अथॉरिटी, इसको एक और नाम से जानते हैं इनएप्रोप्रिएट। तो एक दो नाम जो हैं इसके, तो इसके अंतर्गत आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला है हम लोगों के पास बैंडवागन फैलेसी। ये क्या होता है? जो बैंडवागन फैलेसी होता है, इसमें बैंडवैगन के अंतर्गत आपको क्या होता है कि जैसे इसको भेड़ चाल फैलेसी के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति एक काम को कर रहा है तो सभी लोग उस काम को कर रहे हैं। इसको हम और दो नाम से जानते हैं, या तो एड पॉपुलम के नाम से, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एड पॉपुलम, या फिर इसको हम अपील टू मेजॉरिटी या फिर पीपल के नाम से भी जानते हैं। आपको हमेशा इसका जो नाम है एक दो उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला हम समझेंगे यहाँ पर हेस्टी जनरलाइजेशन के बारे में कि हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, सोशल मीडिया जस्ट डज नॉट वर्क फॉर अस, आवर लास्ट सोशल मीडिया कैंपेन फेल्ड। यानी कि जब भी आपको एक बार किसी चीज़ को एक दो बार किया गया और आपने उससे कोई निर्णय निकाल लिया, कह रहा है कि सोशल मीडिया जस्ट डज नॉट वर्क फॉर, हमारे लिए काम नहीं करता है, और लास्ट सोशल मीडिया कैंपेन फेल, मतलब कि हमारा सोशल मीडिया क्या है कि फेल है। अगर एक बार कोई चीज़ अच्छे से नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए आपने मान लिया कि हाँ अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा 3579, अब इसमें मैंने लिख दिया 357, अब मैंने कह दिया कि ये जो है आपका प्राइम नंबर है। अब मैंने आगे दिमाग लगा लिया कि हाँ 9 भी आएगा, ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इस प्रकार समझो कि जब भी आपको कोई एक दो बात कही गई, आपने उसी के बेस पर ये अपने दिमाग में रख लिया कि हाँ आगे भी यही चीज़ होगा, तो वहाँ पर होता है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। अगला हम लोगों के पास है रेड हेरिंग। अब रेड हेरिंग के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत ध्यान को भटकाना या डाइवर्ट अटेंशन, किसी को हम इमोशनली जो है कि उसको ब्लैकमेल करें, बोलें कि देखो ये चीज़ कर दो, नहीं मेरे साथ ये हो जाएगा, तो इस टाइप का आपका होता है रेड हेरिंग। किसी को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो मेन इशू है उसके द्वारा। अगला है कोई मेन इशू है उससे हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से डाइवर्ट करेंगे उसके माइंड को। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप का मतलब ये होता है जैसे कि आपने क्या किया कि एक प्रीमाइस है, उस प्रीमाइस को दूसरे से ऐड कर दिया, दूसरे को तीसरे से। मतलब जैसे मैंने कहा देखो रात को खाना नहीं खाना चाहिए, रात को खाना खाने से फिर पेट खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा तो फिर बीमारी आ जाएगी, बीमारी आ जाती है तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हुआ तो ये हो जाएगा। यानी कि आप एक प्रीमाइस को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से हमेशा क्या करते हो, चैनिंग इसमें होती है ना, चैन आर्गूमेंट के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, जो स्लिपरी स्लोप है। अगला है हमारे पास स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न है उसको आप अपने हिसाब से मोड़ दीजिए। उस कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास प्रश्न आ रहा है तो आप उसको वीक कर दिए। आपका जो कंक्लूजन है, जो आपकी बातें हैं, वो किसी और के सामने क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग पड़ गई, आपने उसकी बात को कमज़ोर कर दिया, तो वहाँ पर होता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। नेक्स्ट हम लोगों के पास है बेगिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि कोई भी बात जो प्रीमाइस में कही गई है उसका अंत जब होगा, यानी कंक्लूजन में, प्रीमाइस में जो बात है वह कंक्लूजन में भी आपको मिलेगा। जिस चीज़ से उसकी शुरुआत होगी उसी चीज़ से उसका अंत भी होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि जो हत्या है वह पाप है, ये एक प्रीमाइस हो गया हमारे पास। सेकेंड प्रीमाइस मैंने कह दिया कि गर्भपात जो है वह क्या है, हत्या है, ये हमारा सेकेंड प्रीमाइस हो गया। अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन निकालती हूँ कि जो गर्भपात है वह भी क्या है, पाप है। तो पाप यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा आपको। तो जो आपकी प्रीमाइस में कही गई बात है सेम वही चीज़ आपको कंक्लूजन में भी मिला। तो जब आपका प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों ही आपको एक ही चीज़ मिलेगा तो वहाँ पर होता है आपका बेगिंग द क्वेश्चन, या फिर इसको पेटिटियो प्रिंसिपी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एक्सीडेंट फैलेसी। इसमें क्या होता है, जब एक सामान्य नियम को ऐसे मामले में लागू किया जाता है जहाँ पर कि नियम लागू नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि ऊँट रेगिस्तान में रहता है,
यह सामान्य सा नियम में रहता है, लेकिन आपको ऊँट चिड़ियाघर में भी देखने को मिलेगा। तो चिड़ियाघर में ये नियम लागू नहीं होता है आपका, क्योंकि वहाँ पर कोई रेगिस्तान नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई एक सामान्य से नियम है, लेकिन कभी कभी आपको जहाँ लागू नहीं होता वहाँ भी देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर होता है आपका एक्सीडेंट फैलिसी। नेक्स्ट है हम लोगों के पास आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। जब हम किसी चीज़ को अज्ञानता के वश स्वीकार कर लेते हैं, केवल हमें जानकारी नहीं है या फिर उस सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सका है, तो वहाँ पर होता है हमारा आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, इसको अभी तक प्रूफ नहीं किया जा सका है, लेकिन सभी लोग मानते हैं, इसलिए हम भी मानते हैं कि ईश्वर है। तो वहाँ पर होता है हमारा आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस फैलेसी। नेक्स्ट हम लोगों के पास अपील टू फोर्स। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी चीज़ का जवाब देते हैं अपने बल का प्रयोग करके, जहाँ पर कि हम किसी से अपील करें और अपने बल का प्रयोग करें वहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल आपके पास एक है, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक गुड आइडिया है कि तुम मुझे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हायर कर लो, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे नहीं हायर किया तो कुछ दिन के बाद उनका जो हॉस्पिटल था उसका अंत हो गया। मतलब ये कि तुम मुझे देखो काम पर ले लो, नहीं तो फिर जिन लोगों ने नहीं लिया है उनका कुछ दिन के बाद अंत हो गया है। एकदम डायरेक्टली उसको फोर्स कर रहा है, तो वहाँ पर होता है आपका अपील टू फोर्स। इसका जस्ट आपको अपोजिट मिलेगा अपील टू पीटी में। जैसे उसने एक बोला आपको बल का प्रयोग करके, यहाँ पर भी अपील करता है, लेकिन यहाँ पर अपना बल नहीं दिखाता है, बल्कि यहाँ पर एक पीटी यानी कि दया भाव से वो किसी अपील करता है। इसको बोला जाता है आर्गुमेंटम एड मिसकोर्डियम के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको मिजरकोर्डियम के नाम से। यहाँ पर होता है क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया और जब रिजल्ट आता है तो वह यही बोलता है कि टॉपर मैं ही बनता, मैं ही इसको और अच्छा सबसे अच्छा मार्क्स मेरे ही आते, लेकिन अगर मेरे घर में किसी का देहांत नहीं हुआ रहता या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रहती। तो एक दया भाव दिखाता है, जिससे कि लोगों के अंदर वह किसी प्रकार करुणा को उत्पन्न करा सके। तो वहाँ पर होता है आपका अपील टू पिटी, जब हम दया भाव को पाना चाहते हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से। अगला है हम लोगों के पास अपील टू द पीपल। तो जो अपील टू द पीपल है, ये सेम अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बैंडवेगन फैलेसी, तो वही सेम है। कुछ बचा हुआ होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रामैन फैलेसी। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी प्रश्न को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं और जो सामने वाला है उसके प्रश्नों को हम क्या करेंगे, कमज़ोर कर देंगे, तो वहाँ पर होता है आपका स्ट्रामैन फैलेसी। रेड हेरिंग क्या होता है, रेड हेरिंग में जब आप किसी व्यक्ति के ध्यान को भटकाते हो, उसके अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका रेड हेरिंग। और आई थिंक कि मैंने आप लोगों को जितनी भी फैलेसीज है सब पढ़ा दिया है। एक दो देख लेते हैं और अगर होगा तो मैं बता देती हूँ। बाकी आप लोगों को केवल फैलेसीज जितने भी हैं उसका नाम याद रखना है कि इसमें क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या इसमें आता है। जैसे कि एक आप लोगों के पास ये मैंने बताया है फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा में क्या होता है कि जब हम ये समझ लें, जैसे इसको फॉल्स अल्टरनेटिव के नाम से भी जानते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति एक काम नहीं कर रहा है तो वह यह काम जरूर कर रहा होगा। यदि वह पढ़ नहीं रहा है तो वह खेलने गया होगा, हो सकता है कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन मैंने कहा क्या कि नहीं पढ़ रहा है तो खेल ही रहा होगा। तो वहाँ पर होता है हमारा फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स अल्टरनेटिव फैलेसी। एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर, जिसको बोला जाता है फॉल्स कॉज। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा इसको इग्नोरेशियो इलेंची के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो आपका प्रीमाइज होता है वह कंक्लूजन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मौत जो है कि बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रही है तो मौत भी बढ़ रहा है। जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा दिया जा रहा है तो उसका मौत हो रहा है, तो इसी से क्या हो रहा है कि क्राइम भी बढ़ रही है, तो उसको बोला जाएगा फॉल्स कॉज। यानी कि एक हम गलत प्रभाव बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को सज़ा दिया जा रहा है तो इससे क्राइम बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो उसको बोला जाएगा वहाँ पर फॉल्स कॉज।
आगे हम बात करते हैं, फैलसिज हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडियन लॉजिक सिस्टम यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। इसमें जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है, यहाँ पर हम देखेंगे जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है यानी इसका हिंदी हो जाएगा हमारा भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। मतलब ये कि जो इंडियन लॉजिक सिस्टम में जो ज्ञान है उसको अचीव करने के कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले हो जाएगा आगमनात्मक। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमारे अनुभव और परीक्षण के आधार पर होती है। इसको हम नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन से भी जोड़ सकते हैं। जो भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करेगा वह अपने अनुभव के द्वारा बुद्धि प्राप्त करेगा और उसी से उसको क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। और अगला है हमारे पास प्रयोगमूलक ज्ञान। प्रयोगमूलक में क्या होता है कि जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी वह प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर आधारित रहेगा। इसको हम निगमनात्मक ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। अगला हो जाएगा हम लोगों के पास है प्रागानुभव। प्रागानुभव में क्या होता है कि जब भी कोई भी ज्ञान है जिसको कि हम अपने प्रत्यक्ष की भांति समझ रहे हैं, स्वयं को प्रत्यक्ष की भांति समझते हैं, जैसे कि किसी सिद्धांत को हम समझ पाते हैं तो वहाँ पर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसमें जो अनुभव होगा वह हमें इंद्रिय अनुभव हो सकते हैं। अपने हम इंद्रियों के अनुभव के द्वारा, जैसे कि क्या होता है, मनुष्य संसार की वस्तुओं को संपर्क में जब आएगा तो उससे उसको एक संवेदना मिलेगी। संवेदना से वह ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसके अर्थ को समझेगा। अर्थ को समझने के बाद जो है कि उससे उसका सामना होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा और उसके बाद वह जानकारी को प्राप्त करेगा। जानकारी को जब प्राप्त वह करेगा तो उसी से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यानी कि अवधारणाएं उसके मन में बनेंगी। इसको हम यथार्थवादी, अनुभववादी या फिर प्रत्यक्षवादी या विज्ञानवादी भी कह सकते हैं। इन सभी नामों से भी इसको हम जानते हैं। अगला हो जाएगा हम लोगों के पास साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है, इसमें जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह किसी दूसरे मनुष्य के अनुभव और निरीक्षण पर आधारित होती है। यानी कि कोई मनुष्य, जैसे कि हम किताबें पढ़ते हैं, वह किसी और के अनुभव पर, किसी और के नॉलेज की बेस पर लिखा गया है और उसको हम एविडेंस के रूप में यूज करते हैं, तो वहाँ पर होता है साक्ष्य। यानी कि साक्ष्य के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति, जिसको हम टेस्टमनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तर्क बुद्धि। यानी कि हम अपने तर्क का प्रयोग करके जब किसी ज्ञान को अचीव करते हैं। अगला है अंतः प्रज्ञा या अंत प्रज्ञावाद, जिसमें हमें जो भी ज्ञान की प्राप्ति होगी वह हमारी मन की क्षमता के आधार पर होती है। हम सत्य असत्य की पहचान कर पाते हैं और समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। किसी तथ्य को अपने मन में प्राप्त कर लेने का हमारे पास एक क्षमता आ जाता है। इसको हम अंतर्दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। अगला है हम लोगों के पास सत्ता। सत्ता यानी कि अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि कोई विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य है, उसके द्वारा किसी प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, उसको हम अचीव करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं, जो जिनको हम कि कोई संत या फिर जैसे बहुत से आचार्य प्रशांत हो गए, जो कि अपने एक उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को वो दुनिया में बांट रहे हैं। या फिर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि आप जानते होंगे ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर आगमनात्मक है, प्रयोगमूलक है, अनुभव है, इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो दर्शन शास्त्र है इसके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो दर्शन शास्त्र है इसको आपको 3 कालखंड मिलेंगे। सबसे पहले इसमें हो जाएगा वेद या वैदिक काल, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 4 वेद थे इसमें, जिसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका ऋग्वेद, यजुर, सामवेद, ये सब मिलते हैं। तो सामवेद यानी संगीत का चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। आपको अथर्ववेद जिसमें आपको मंत्र, बहुत सारे रोग के उपचार के चीज़ें हैं, जिसमें आपको चिकित्सा इत्यादि के बारे में, जादू टोने के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद जिसमें कि आपको बहुत सारे गद्यात्मक मंत्र मिल जाएंगे। और ऋग्वेद जिसमें कि जिसको विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। उपनिषद काल में आता है फिर, जिसमें दर्शन शास्त्रों को हम समझते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा कि इसका जो रचना काल है 1000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच में है। और
इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह भद्रनायक की रही है। इसमें आपको 108 उपनिषद मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उपनिषद काल के अंतर्गत मिलती है, जानकारी यहाँ से आपको मिल जाता है। अगला है उत्तर वैदिक काल, या फिर जिसको हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, जिसका काल आपको 1400 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में मिल जाता है, जो आपका उत्तर वैदिक काल या फिर वेदांत का काल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से भी ज्ञान को आप अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वेद या वैदिक काल है पहला, इसमें आपको संहिता यानी वेद जो है, वेद जो मंत्र हैं उन्हीं को ही संहिता के नाम से हम जानते हैं। ब्राह्मण भी आते हैं इसी में, जैसे कि आपका ऋग्वेद है, इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलते हैं। जो आपका चारों जितने भी वेद हैं सबका अपना अपना एक ब्राह्मण है। आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं, इन सब के माध्यम से हम ज्ञान को अचीव करते हैं। जो आपको यहाँ पर वेद या वैदिक काल है, इसी का आपको यहाँ पर 4 चरण दिखाया गया है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मिल जाएंगे। हम जब भी किसी प्रकार के ज्ञान को अचीव करते हैं तो इसमें 4 कारक होते हैं, यानी कि ऐसे जब भी ज्ञान को आप अचीव करोगे, जैसे होता है ना कि हम क्लास में किसी प्रकार का ज्ञान लेते हैं तो कुछ इसके कारक होते हैं, जैसे टीचर हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, उसमें आपका बहुत सारा वहाँ पर रिसोर्सेस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब भी ज्ञान को अचीव करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रमाता होता है, वह जो विषय को जानता है उसको कहा जाता है। जो ज्ञान की वस्तु है जिसको हमें जानना है उसको प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। जो वैध ज्ञान का साधन है, साधन ही क्या है, प्रमाण है, कि जैसे हम कोई रिसोर्स है, क्या हम अचीव कर रहे हैं, वह क्या है, प्रमाण है। कैसे पता चल रहा है हमें चीज़ों को, हम कैसे उसको किस माध्यम से जान रहे हैं ना, तो ये होता है आपका प्रमाण। वैध ज्ञान का परिणाम क्या है, उसको बोला जाता है प्रमा के नाम से। तो जो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा है, ये आप इसको जानिएगा। आगे हम समझेंगे यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स नॉलेज है, यानी कि भारतीय जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो आध्यात्मिक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी आस्तिक नास्तिक की बात किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक और नास्तिक। जो आपका ऑर्थोडॉक्स है इसमें आपको 6 दर्शन मिल जाएंगे, और जो आपका नास्तिक ज्ञान है इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है चारवाक, जैन, बौद्धिज्म, आजीवक दर्शन, जिसको कि हम नास्तिक या फिर अनऑर्थोडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आगे हम कुछ और इसमें जो 6 दर्शन है, जो आस्तिक ऑर्थोडॉक्स जिसको कि बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स के नाम से, या फिर आस्तिक जो ज्ञान है उसमें क्या क्या आता है हम इसको समझ लेते हैं। जिसमें कि आता है हमारा योग, और इसके साथ न्याय, जिसमें योग जो है वो इसके वो आपको प्रवर्तक हमेशा पूछा जाता है, तो पतंजलि। न्याय के अंतर्गत गौतम। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर वैशेषिक, जिसमें कि इसके जो प्रवर्तक हैं कणाद हैं। चौथा हो जाएगा यहाँ पर सांख्य, जिसके कि कपिल हैं। इसके आपको कपिल मिल जाएंगे। जो पांचवा है, पांचवा मिल जाएंगे आपको मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके जो प्रवर्तक मिलेंगे आपको यहाँ पर जैमिनी हो जाएंगे। और जो छठा है, क्योंकि 6 दर्शन है तो छठा में या तो उत्तर मीमांसा या फिर हम इसको वेदांत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं वेदांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके कि जो प्रवर्तक हैं बादरायण हैं। तो ये 6 दर्शन और उसके कौन कौन प्रवर्तक हैं हमेशा आपको पूछा जाता है। और आपका अगर हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने ये समझा, और इसके अंतर्गत जो आपका नास्तिक ज्ञान आता है उसमें आपका चारवाक, जैनिज्म, बौद्धिज्म, आजीवक दर्शन जो है वह आपको मिलेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि जो आपका ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स जो नॉलेज है ये किन किन प्रमाण्स में बिलीव करता है, तो इसको हम आगे के जो हमारे वीडियो आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि जो प्रमाण है वह क्या क्या होता है। प्रमाण का मतलब वही साधन है। तो इसमें 6 प्रमाण आते हैं, जिसमें कि हम लोगों के पास जो है उसका हम नाम यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब जो ये आपको दिख रहे हैं स्कूल, जो आपके ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स, ये किन किन प्रमाण्स में बिलीव करते हैं, ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे। और प्रत्यक्ष में क्या चीज़ें आती है, अनुमान इसका भी प्रकार है, आपको शब्द का भी प्रकार मिलेगा, हर एक चीज़ का आपको प्रकार मिलेगा, क्या है इसका डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार फिर से मैं कहती हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कीजिए लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।